राजापुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिओम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। हरिओम का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, ना ही खाने के लिए कोई साधन था। हरिओम दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो निर्मला, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। हरिओम ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हरिओम हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ ना दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन हरिओम धनराज जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। धनराज पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। हरिओम अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि धनराज बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। धनराज को उदास देख हरिओम तुरंत धनराज के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है क्या? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं? हरिओम की बात सुनकर धनराज को गुस्सा आ गया और वो हरिओम से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तो खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? जा अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हरिओम की बात सुनकर धनराज बहुत प्रसन्न हुआ। अरे हरिओम, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा हरिओम, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी ये धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानियां आती हैं। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे हरिओम, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो सही। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। हरिओम, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूं।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हरिओम, अब तू ही बता मैं अब क्या करूं। मैं तो सोच सचकर परेशान हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। हरिओम ने कुछ देर सोचा और कहा, मालिक, आप चिंता मत कीजिए। हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ हरिओम, वो क्या तरीका है? हरिओम ने धनराज को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर धनराज हरिओम से कहता है, अरे वाह हरिओम, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ, अगर तेरी ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है हरिओम, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। हरिओम फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन हरिओम मोहन और दुर्गेश नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने धनराज की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी। जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ। पास ही के एक गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है। बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसीलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब धनराज सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ सेठ जी। आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। हरिओम वहां से जाने लगता है। तभी मोहन दुर्गेश ने हरिओम को रोककर ये पता लगाने के लिए बुलाते हैं कि धनराज ने हरिओम को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। हरिओम तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी। बताइए क्या काम है? आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि धनराज हमारे बारे में क्या कह रहा था? सेठ जी, मैं पहले धनराज सेठ के यहाँ काम करता था, पर वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? धनराज ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ धनराज से बहस हो रही थी तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार मोहन सेठ और दुर्गेश सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। मोहन और दुर्गेश हरिओम की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मोहन अपने बेटी दुर्गेश से बोला, दुर्गेश बेटा, ये हरिओम तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ कि हमने इसे रोक लिया था। पिताजी,
आप सही कह रहे हो। हरिओम बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। दुर्गेश अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि हरिओम इतनी देर तक भी काम कर रहा था। हरिओम भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। काम नहीं करूँगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊँगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूँ। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। ठीक है हरिओम, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। इसके बाद मोहन और दुर्गेश खेत को हरिओम के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। अगली सुबह जब मोहन और दुर्गेश अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो, तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारी खेत में कहां से आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि ये क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि ये सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसी आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी हरिओम वहां आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? हरिओम, देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये कंकाल आ गया है। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहां से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ हरिओम, पता नहीं ये कंकाल यहाँ कहां से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मारकर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सके। तीनों को आपस में खुसुर-फुसुर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो, जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। हरिओम, मोहन और दुर्गेश थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। हरिओम भाई, कोई उपाय सोचो जिसे हम दोनों इस मुसीबत से बच सकें। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। दुर्गेश ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी हरिओम को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद हरिओम ने कहा, क्या कहा मालिक? आपने ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बताओ हरिओम भाई, क्या तरकीब है? तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि ये जमीन सेठ धनराज की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही ये जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। वाह हरिओम भाई,
तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था। अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और हरिओम ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। वाह, जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना? थानेदार साहब, ये जमीन सेठ धनराज की है। मोहन सेठ और दुर्गेश सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। सेठ धनराज को बुला के ले आओ। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए सेठ जी, इन दोनों की जमीन से कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है बल्कि आपकी है। इस तरह हरिओम ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ धनराज को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। इस तरह हरिओम ने अपनी मेहनत और चतुराई की मदद से अपनी फूटी किस्मत बदल दी और अब वो भी एक बड़ी जमीन का मालिक बन गया था। सो गाइस, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि एनिमेशन वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।